नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की समकालीन प्रतिष्ठित और अप्रतिम कथाकार रजनी मोरवाल जी की लिखी हुई कहानी रात, शोमा और सिंदूर। तो शुरू करते हैं कहानी रात, शोमा और सिंदूर। मानसरोवर पुल पर दिवाकर को पैडल मारने में खासा जोर लगाना पड़ रहा था। वो हाँफने लगा था। पुल पर तकरीबन 25 मीटर ही पहुंचा था कि अचानक छन्न से साइकिल की चेन में पायचा जा उलझा था। पतलून का पायचा चिर करता हुआ आधा जमीन पर लिथड़ गया था। उफ, न जाने आज किसका चेहरा देखकर घर से निकला था। गिरते गिरते बचा था वो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दाएं पैर के पंजे को सड़क पर टिकाकर बैलेंस बनाया था। बीड़ी मिलेगी? दिवाकर ने कान के पीछे से बीड़ी निकालकर सामने की तरफ बढ़ा दी। माचिस? दिवाकर ने बुशर्ट की बाईं जेब से माचिस निकाली और एक तीली सुलगाकर सामने की ओर हाथ बढ़ा दिया था। पुल पर सरकारी बत्तियों की पीली पड़ी रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ले भाई, सुट्टा खींच। तीली के बुझने से पूर्व दिवाकर ने गुस्से में आंखें ऊपर उठाकर देखा था। सामने एक पंजे में बीड़ी पहले से ही सुलग रही थी। पंजे ने बीड़ी को मुंह के स्थान पर रखा और जोर से सांस भीतर खींची। बदले में ढेर सारा धुआं दिवाकर के मुंह पर उड़ेल दिया था। स्याह अंधेरे में बीड़ी सुलग रही थी। तभी हवा का एक ठंडा झोंका चला था। ओ तेरी, ये कौन? दिवाकर आत्मा तक सिहर गया था। हा 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 अट्टहास के साथ एक काला रोब हवा में लहराया था और दिवाकर के मुंह पर हवा के थपेड़े से जा पड़ा था। दिवाकर ने घबराकर उस रोब को मुंह से खींच फेंकना चाहा था, किंतु उसका हाथ खाली लौट आया था। वहां कुछ नहीं था। अचानक वो रोब हवा में फहराता हुआ पुल के ऊपर दूर तक कहीं उड़ गया था। दिवाकर के पैर थर थर कांपने लगे थे। हजारों बीड़ियां उसकी आंखों के समक्ष सुलगने लगी थीं। ये क्या है भेंचो? आंखें बंद करके नाक की सीध में सरपट भागा था। घबराहट में साइकिल का हैंडल उसकी बुशर्ट में अटक गया था, लेकिन वो उसे घसीटता हुआ दौड़ा चला था। वो कहाँ जा रहा है, किससे टकरा रहा है, उसको इसका बिल्कुल भान नहीं था। दौड़ते दौड़ते दिवाकर की सांसें उफरने लगी थीं। रेलवे ग्राउंड के बीच से तिरछा दौड़ता हुआ वो चर्च के पास आ पहुंचा था। धप! उई शाबाश! अब ये क्या है? मैं लूँगा। नहीं, ये मेरा है। उसके दोनों कानों में एक साथ दो ध्वनियाँ टकराई थीं, एक पुरुष स्वर और एक स्त्री स्वर, जो अपनी मिश्रित हंसी के साथ चर्च के गलियारे के बाहर लगे स्टील के कांटों वाले तारों को कूदते फांदते एक ही दिशा में दौड़े थे। दिवाकर ने गौर से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नमक लाओ, लाल मिर्च भी। बहुत देर तक चटकारे लेने की दो आवाज़ें हवा में घूमती नहीं थीं। चर्च के बाहर बने क्वार्टर्स में से एक टॉर्च उसी ध्वनि की दिशा में चमकी थी। वो हंसी यकायक थम गई थी। अंततः उनकी हंसी एक दूसरे में गड्ढमड्ढ होते हुए जमीन में धंस गई थी। लेकिन कैथा के दो टुकड़े आसमान में उछलकर दिवाकर के मुंह के ऐन सामने आ पड़े थे। दिवाकर के मुंह से डर के मारे आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। एक सफ़ेद चोगा L10, L11, L12 और L13 एक क्वार्टर्स के सामने जाकर ठिठक गया था। दिवाकर ने दिन में कई मर्तबा इन नंबरों को गौर से पढ़ा है। L12 क्वार्टर के बाद L13 के स्थान पर सीधा L13A नंबर आ जाता है। कहते हैं L13 नंबर के घर में भूतों का डेरा होता है। उस सफ़ेद चोगे ने L13A के सामने खड़े रहकर कोई प्रार्थना पढ़ी थी। फिर उस क्वार्टर के सामने अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस घुमाया था। आमीन की आवाज़ से कई सारे कोरस गूंजने लगे थे वहाँ। वे लोग कौन थे, और अगर थे तो दिख क्यों नहीं रहे थे? दिवाकर को तेज पेशाब लगने लगी थी। अगर कंट्रोल ना करता तो पतलून में उसका मूत निकल सकता था। उस वक्त उसने दबी मिची आंखों से चर्च की ओर देखा था। उस दिन शुक्रवार था। वो चोगा क्वार्टर्स में से होता हुआ चर्च के बाहर आकर रुक गया था। चर्च के ऊपर लगे बड़े से घंटे से 12 बार टन 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 बजे थे। 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे तो भूतों के बाहर निकलने का शुभ मुहूर्त होता है। कौन है उधर? चोगे ने दिवाकर के मुंह पर टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए कड़क आवाज में पूछा था। मैं दिवाकर के कुछ बोलने से पूर्व ही सफ़ेद चोगा उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। स्याह अंधेरे में उसका चोगा कुछ अधिक ही सफ़ेद होकर चमका था।
दिवाकर की नज़र चोगे के मुंह तक आती उससे पहले उसने देखा कि उस चोगे के पंजे के स्थान पर गोलाई थी और एड़ी की जगह पंजा। चोगे के उल्टे पैरों ने जमीन पर वहाँ पंजे टिका रखे थे। वहाँ की जमीन धंसने लगी थी। दिवाकर की हिम्मत जवाब दे गई थी और बुद्धि अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। दौड़ा दौड़ा और तेज और तेज। इस बार उसके हाथों से साइकिल का हैंडल छूट गया था। उसने अपने आप को एक अंधेरी गली में पाया था। वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम 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 राम। अबे चुप, मूठ मार देगा अभी हम तुमको। उसके कानों में एक रौबदार आवाज़ टकराई थी। नहीं नहीं साहब, ऐसा गजब नहीं करना। दिवाकर को मालूम है, पिछली बार परमिंदर को मूठ पड़ी थी तब महीनों तक वो मिर्गी लगे रोगी सा रह रहकर काँप उठता था। उसके मुंह से लार बहने लगती थी और जबड़ा तो इतना तेज कस जाता था कि चम्मच उसके दांतों के बीच फंसाना पड़ता था। सब यही कहते हैं कि एक रोज़ परमिंदर इसी गली में घुस आया था। बंगले के पीछे उगी इमली पर ढेरों सूखी इमलियां खर्र खर्र करके हवा के साथ आपस में टकरा रही थीं। वो कुछ सोचता समझता तभी छन्न से कांसे का जलता दीपक आकर इमली के पेड़ से आ टकराया था। कुछ देर बाद परमिंदर जमीन पर अचेत जा पड़ा था। एक हाथ भर लंबी जुबान बाहर निकल आई थी उसकी। लोगों का मानना है कि मिस्टर मकार्थी ने मूठ मार दी थी उसके, क्योंकि दिन में वो अंग्रेज़ों वाली गली से गुजरकर डीजल शेड जाने के लिए शॉर्टकट मारा करता था। परविंदर रेलवे में खलासी था। लंच में साहब का टिफ़िन लेने पीछे के रास्ते से आता जाता था, जहाँ आउट हाउस में होकर रसोइया उसे टिफ़िन पकड़ा दिया करता था। उस रोज़ उसकी मति मारी गई थी जो उसने अपना रुख सामने की गली की ओर मोड़ दिया था। उसी रोज़ से परमिंदर की देह जब मर्जी आए तभी अकड़ कर लकड़ी हो जाती है। अब की बार लगता है दिवाकर का नंबर आ गया था। दिवाकर ट्रांसफ़र पर कलकत्ता से आबू रोड आ पहुंचा था। आबू रोड राजस्थान राज्य का एक छोटा सा नगर है जहां ब्रिटिश राज की इमारतें बनी हुई थीं। बचे कुचे अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियों को भारतीयों से अलग कर रखा था। सन 1881 में ब्रिटिश राज ने यहाँ रेलवे की स्थापना के लिए एक डीजल शेड की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात जो अंग्रेज़ इसी देश में बस गए वे भारत के ही नागरिक माने गए, किंतु उनका रुतबा भारतीयों के मन में साहब बहादुर सा ही बना रहा। रेलवे की वजह से आबू रोड नगर ने विस्तार पाया और बदलाव भी, किंतु रिहायशी इलाकों में ब्रिटिश धमक अभी भी महसूस की जा सकती है। रेलवे स्टेशन से दाईं हाथ से करीब 20 किलोमीटर माउंट आबू की तरफ जाओ तो बनास नदी के ऊपर मानसरोवर पुल का निर्माण बाद के वर्षों में किया गया। अब नदी सूखी पड़ी रहती है, किंतु पुल अब भी लोगों की आवाजाही के उपयोग में डटा हुआ है। मानसरोवर पुल से उतरकर मानपुर सिनेमा हॉल पड़ता था। दिवाकर को फिल्मों का गजब शौक था। ऐसे ही एक रोज़ वो रात को शो में फिल्म देखकर लौट रहा था। पुल के दोनों तरफ कुछ चढ़ाई के बाद ही ढलान पड़ती थी। दिवाकर अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी एक आवाज़ गूंजी थी, तुम इधर कैसे आने को सकता, यू इंडियन। मिस्टर मकार्थी ने घृणा से दिवाकर को घूरा था। अब जबकि उनकी बिरादरी के बचे खुचे अंग्रेज भी इंडियन ही कहलाते हैं, फिर भी उनके वाक्यों में घृणा का पुट उतर ही आता है। सन 47 के बाद यहाँ बचे हुए अंग्रेज जिनके पुरखे यूरोपियन थे, अपने मुल्क नहीं जा पाए थे, वे सब यहीं बस गए थे। उन्होंने अपने लोगों की अलग कॉलोनियाँ बसा ली थीं। वे यहाँ के भारतीयों को अपने से हिकारत की दृष्टि से देखते थे। रस्सी जल गई थी पर बल फिर भी नहीं गया था। उनकी नज़रों में भारतीय अब भी दास ही थे। शायद बरसों की गुलामी सहते सहते भारतीयों की रगों में भी दास्ता कुछ इस तरह बैठ गई थी कि इनकी नज़रों में सारे अंग्रेज़ साहब लोगों की श्रेणी में आते थे, जो भारत के आम नागरिकों से कुछ ऊपर का ही रुतबा रखते थे। इनमें वे ब्रिटिश लोग भी शामिल थे जो पहले से रेलवे में कार्यरत थे और जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। वे अपनी विदेशी जड़ों से अनभिज्ञ थे। वह इस मुल्क में रहना जिनकी मजबूरी थी। उन्हीं में से एक थे मिस्टर मकार्थी। दिवाकर ने चारों ओर देखा। गली में दूर दूर तक गहरा सन्नाटा व्याप्त था। इस गली के दोनों ओर बड़े और छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिनमें पीपल, नीम, बरगद और इमली के विशालकाय वृक्ष शामिल थे। दूर से देखने पर प्रतीत होता था मानो ये वृक्ष एक दूसरे में गलबैयाँ डाले झूम रहे हों।
दिन के सभी पहर वहाँ घुप अंधेरा पसरा पड़ा रहता था। सूरज की किरणें भी वहाँ कभी कभार ही पेड़ों के गहरे हरियल पत्तों से छनते छनाते बामुश्किल पहुँचा करती होंगी। अभी निकलो यहाँ से, वरना कुत्ता छोड़ देगा हम। नहीं नहीं साहब, बस निकल ही गया समझो। दिवाकर थर थर काँपने लगा था। भक मादरजात। दिवाकर जैसे तैसे गली पार करता हुआ रेलवे ग्राउंड के नज़दीक आ गया। अबे क्या हुआ, किसे गाली दे रहा है? उसके पड़ोस पर रहने वाले जाकिर ने पान चबाते हुए पूछा था। स्याला आज का दिन ही खराब है, कहते हुए वो सोने चला गया। उस रात दिवाकर तेज बुखार से तपता रहा था। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, पर पहली रात को दिवाकर बिल्ली नहीं मार पाया था, सो बीवी उसके वश में ना आ सकी। अगली सुबह शोमा छत को एकटक ताकते अधलिटी पड़ी मिली थी। अगले दिन वो शोमा को उसके मायके डूंगरपुर छोड़ने चल दिया था। तब से 6 महीने को होने को आए शोमा मायके में ही है। उसके ससुर ने खबर भिजवाई थी कि बचपन में स्कूल से आते जाते समय उसे ऊपर की हवा लग गई थी। हर शुक्रवार बड़े पीर की दरगाह पर उसकी हाजिरी देनी पड़ती है, लेकिन ससुराल में जाते ही उसकी हाजिरी गड़बड़ा गई और ऊपरी साये ने उसे झंझोड़ दिया था। वो आज सुबह की ठंड सेकने कुएं पर आ बैठा था। दिवाकर ने रेलवे ग्राउंड के कुएं पर पैर मोड़कर बैठते हुए जाकिर को आवाज़ दी थी। कुआं किसी जमाने में पानी से लबालब था और सुना है प्रेम में असफल कई प्रेमी जोड़े उसमें कूदकर अपनी जान देते थे। रेलवे की प्रॉपर्टी में होने से अधिकारियों ने उसे लोहे की मजबूत जाली से पाट दिया था। कुएं के आसपास जंगली घास उगाई थी। पानी बाहर न सही, किंतु कुएं की छाती में तो नमी बसी ही थी। रात के अंधेरिया में जमाने की निगाहों से छुपकर उस घास में अप्रेमी जोड़े आ बैठते हैं। कुएं पर जाली लगने के बाद अब खुदकुशी नहीं कर पाते तो बिछोड़ने पर अपने प्रेम पत्रों को उस कुएं के हवाले कर जाते हैं। रात के अंधेरे में छिपकर मिलने वाले प्रेमियों के लिए कुआं तीर्थ स्थान सा बन गया था। वहाँ ऐसी धारणा बनी हुई थी कि जिन प्रेमियों ने कुएं में आत्महत्या की थी उनकी आत्माएं हर रोज़ रात के 12 बजे उन प्रेम पत्रों को पढ़ती हैं। कुछ लोगों ने तो शब्द उच्चारित होते हुए सुने हैं, आधे अधूरे शब्द, मेरे प्रिय, तुम्हारी सदा के लिए। एक रोज़ तेज बरसात के बाद कुआं अचानक उफनने लगा था, मानो बरसों से अपने भीतर जमा गुबार उड़ेल देना चाहता हो। भावनाओं की ऐसी ढेर सारी लुगदी हुए पुराने कागज़ों के साथ एक सूखी चिट्ठी अचानक दिवाकर के पैरों के पास आकर अटक गई थी। उसने न चाहते हुए उसे उठा लिया था। शायद वो चिट्ठी कुएं के भीतर किसी पत्थर में अटकी रह गई थी। वो जानता था कि किसी की चिट्ठी पढ़ना गलत बात है, फिर भी उसने कांपते हाथों से उसे खोला था। प्रिय अपराजिता, ये बरसात जब घनी बरसात में बदलने लगे तो मौसम पर उदासी हावी हो जाती है, बजाय इसके कि खुशी तारी हो। फिर कहीं से धूप का एक टुकड़ा झांकने लगता है और थमी हुई बूंदों के बीच अचानक प्रकृति मुस्कुराने लगती है। यकीनन आज जब बादल बरसे तो उनका नीलापन तुम पर उतर आया होगा, फिर तुमसे होकर मेरी आंखों में। जहाँ नमी थी अब प्यार है। तुम ब्याह गई और मैं अकेला रह गया। जिंदा रहना है क्योंकि मरना कायरता की निशानी होगी। लेट्स मूव ऑन विद आवर लाइव्स। तुम्हारा जो कभी था। उफ, ये अपराजिता कौन होगी? क्या ऐसी कई अपराजिताएं होंगी समाज में? लेकिन क्या गजब की सोच थी। मूव ऑन करना गजब का कॉन्सेप्ट है नई सदी में प्रेम का। कुछ लोगों को कुएं में डूबकर मरे प्रेमियों की रूहें दिखाई देती हैं, लेकिन जाकिर और वो अक्सर इसी कुएं पर आ बैठते हैं। उन्हें आज तक यहाँ कुछ नहीं दिखा। हाँ, चर्च के आसपास अंग्रेज़ों की गली में ज़रूर आत्माएं दिखती हैं। अभी कल ही मानसरोवर पुल का किस्सा तो उनके जहन में है। प्रेम से जाकिर का वास्ता न पड़ा था और दिवाकर ब्याह कर भी अर्धकुंवारा ही था। ले बीड़ी पी। बीड़ी? दिवाकर का बदन पुनः से हर गया था। उसने अपने कंधे पर हाथ फेराया था। वहाँ किसी गर्म हथेलियों के छुअन का एहसास अब भी बाकी था। उसने जाकिर के हाथ से बीड़ी लेकर एक जोरदार सुट्टा मारा और पूछा, यार तू कभी मानसरोवर के पुल से गुजरा है? ओह, अब समझा, तुझे भी झरपेट में ले लिया उसने। मतलब तू जानता है? मेरा सीधा वास्ता तो नहीं पड़ा उससे कभी, पर कई किस्से सुने हैं। तू वहाँ गया क्या करने था? जानी दुश्मन पिक्चर देखने। अबे वो पिक्चर? वो तो रात वाला शो, तब तो फंसना ही था।
दिवाकर ने पूरा किस्सा सिलसिलेवार बयान कर दिया था। मानसरोवर पुल कुछ साल पूर्व बना था। नदी में जब बाढ़ आती है तब पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है और बहने लगती हैं कई लाशें भी। कई वर्ष पहले कोई जिंदगी से आजिज आकर वहाँ डूब मरा था और तभी से आने जाने वालों से बीड़ी मांगता है। मैंने तो बीड़ी पकड़ा ही दी थी, पर उसके पास असंख्य बीड़ियाँ पहले से ही सुलग रही थी यार। दिवाकर अब तक डरा हुआ था। यानी कि तुझ पर उसकी बीड़ी उधार तो नहीं रही, मतलब तू उसकी झरपेट में आने से बच गया, वरना परमिंदर की हालत से तो तू वाकिफ ही है। परमिंदर किसी दिन रेलवे ट्रैक पे ही मरेगा देखना, चलते चलते उसको कहीं भी खींच आने लगती है। सुना है परमिंदर खूब अरदास करता है। हाँ, सबका मालिक एक ही है यारों। लगता तो नहीं है, तेरा मेरा इसका उसका क्या, हम सबका मालिक अलग अलग है। जाकिर की आवाज़ जैसे उसी कुएं के गहरे पानी में कहीं डूब गई थी। सुना है परमिंदर के घर में हथियारों का जखीरा मिला है। क्या बात कर रहा है, सो क्यों भला? दिवाकर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं। जब से खालिस्तान का मुद्दा गरमाया है तभी से उसकी कौम में सुगमुगाहट हो रही है। उस अंग्रेज की मूठ तो झेल नहीं पाया और बात करता है। दिवाकर हंसा था। पर तू बच गया बे, अब भाभी को लेवा ला मायके से, जाकिर ने उसके मुंह से बीड़ी छीनते हुए बोला था। बीड़ी क्यों छीनता है? इसलिए कि वहाँ तेरी बीड़ी में कोई और सुट्टा न मार ले। स्कूल के समय का भूत है, यूँ आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। दिवाकर ने एक गहरी सांस छोड़ी थी। रात को चलेगा? जाकिर ने पूछा था। कल का स्यापा ही नहीं मिटा दिमाग से अभी तो, मैं रात को कहीं नहीं जाऊँगा। चल साला डरपोक कहीं का, सोच लेना आराम से। मैं जानता हूँ बिन भाभी सब सून है तेरी ज़िंदगी में, कम से कम ताड़ ही लेना। तेज इत्र, ऊंची फ्रॉकें, खुले बाल। जाकिर ने दिवाकर के कंधे टहलाते हुए उसकी बगलों में गुदगुदी की। दोनों दोस्त मस्ती करते हुए गुत्थम गुत्था होकर पासी घास पर लौटने लगे थे। चल मटन बना है अम्मा के हाथ का, आ जाना दोपहर के खाने पर, फिर शाम को तो मजमे में जुटना ही है। मैं जानता हूँ तू जरूर आएगा। हम हिंदुस्तानी अकेले अकेले चाहे डरते रहें, पर जब भीड़ में जुटते हैं तो शेर बन जाते हैं। जाकिर चला गया था। शनिवार की उस सुबह में ठंड के अलावा रात की बासी उदासी भी तैरने लगी थी। रात तक ये उदासी की जगह संगीत तैरने लगेगा। रात को रेलवे इंस्टीट्यूट में रौनक जो लगती है। रेलवे कॉलोनी के सारे अंग्रेज शनिवार इतवार वहीं इकट्ठे होते हैं। हाउजी के साथ पीने पिलाने के उस दौर के बीच उनकी जवान होती बेटियों के जलवे देखते ही बनते थे। उनकी कॉलोनियों में भारतीयों का आना जाना भले ही वर्जित हो, किंतु शनिवार इतवार को उनकी रौनकें देखने चौराहों पर मजमा जमता था। कस्बे से दूर तराई वाले रास्ते पर घने पेड़ों से घिरा रेलवे इंस्टीट्यूट, जिसमें अब भारतीय भी खेल कूद सकते थे, किंतु शनिवार इतवार की शामें विशेषतया अंग्रेजी संस्कृत के हिसाब से ही चल रही थीं। कुछ भारतीय जो रेलवे में इंजन ड्राइवर, टीटी या गार्ड होते थे, उन्हें भी पद के मद्देनज़र शनिवार इतवार की इन रौनकों में शामिल होने का मौका मिल जाया करता था। दिवाकर जैसों को ये समझ नहीं आता था, जिन बंगलों, डाक बंगलों, कॉलोनियों या ब्रिटिश राज के दौरान बनाई गई अन्य इमारतों में अंग्रेज रहते हैं, उन्हीं में भूतों का बसेरा क्यों होता है। अब क्या भूतों की भी धर्म, जाति या नस्ल भिन्न होती है? भूत तो भूत होते हैं, जिनके लिए या तो जीवन महत्वपूर्ण था या वो जीवन जिसे खत्म होना था, किंतु वो बचा रह गया और किन्हीं अधूरी, अतृप्त और नामालूम वजहों से त्रिशंकु बने धरती और आसमान के बीच झूलते रहते हैं। अगर भारत को अंधविश्वासी, अशिक्षित और सपेरों वाला देश माना जाता है, तो इन अंग्रेजों ने यहाँ आकर 100 वर्षों में क्या किया? नए भूत बना गए, अब खुद तो चले गए और अपने बनाए भूतों के साथ अपने कब्रिस्तान भी हमें सौंप गए। दिवाकर को समझ नहीं आता कि इन भूतों का न अग्नि में जलाने से, न जमीन में दफनाने से किसी को भी मुक्ति क्यों नहीं मिलती। शायद इस योनि के हिस्से भटकन ही आई है। अपनी तड़पन और अधूरी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये ऐसी देह की तलाश में रहते हैं जो स्वयं किसी न किसी वजह से प्यासी हो। प्यासी? न जाने उसे क्यों शोमा स्मरण हो आई थी। सुबह ही शोमा के भाई का फ़ोन आया था कि वो शोमा को दिवाकर के पास छोड़ने आ रहा है। शोमा अब ठीक है, वो चाहते थे कि शोमा अपना घर बसाए। शाम की शिफ्ट करने के बाद जब वो घर पहुंचा तो शोमा जाकिर की अम्मी के पास बैठी बतिया रही थी। उनकी बातों में हल्की फुल्की चुहल भी शामिल थी। उसे देखते ही जाकिर की अम्मी ने कहा था,
लो अब इसे बांध कर रखो अपने पल्लू से। अकेला छड़ा न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता था। क्या अम्मी, मैं तो सिर्फ जाकिर के साथ ही रहता हूँ। दिवाकर की बात पर वे दोनों और जोर से हंसने लगी थीं। दोनों सांड हैं, एक तू संभाल बहू और दूजे को खूंटे से बांधने का इंतजाम भी मैं जल्द करती हूँ। उस शाम के धुंधलके में शोमा अपने बाल खोले हर श्रृंगार के नीचे बैठी हाथ पैरों में आलता लगा रही थी। लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहने वो बेहद शांत नजर आ रही थी। दिवाकर को देखकर मुस्कुरा दी थी। डरते हैं मुझसे? सभी तो डरते हैं, फिर किसी एक से शिकायत क्यों करूं? वो सुबकने लगी थी। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं, बस सोचा तुम बीमार हो। बीमार? क्या हुआ है मुझे? देखो भली चंगी तो हूँ। और दिवाकर उसे लेकर अपने घर आ गया था। ये उनके जीवन की पहली रात थी जब शोमा की बड़ी सी लाल बिंदी पर दिवाकर का दिल जा अटका था। सर्दियों की शुरुआत की रात थी। नई खुली रजाई पलंग पर बिखरी हुई थी। सेमल की रूई का मुलायमपन शोमा की देह सा सकचा रहा था। दिवाकर ने अपने इर्द गिर्द रजाई को कसकर लिपटा लिया था। इंतज़ार के पल ना हों तो जीवन में हर सुख स्वादहीन रहे। वो मुस्कुरा दिया था। तभी सिंदूरी शाम की मानिंद सजी सवरी शोमा ने कमरे में प्रवेश किया था। जाकिर की अम्मी ने शोमा को सजा संवार कर दिवाकर के पास भेजा था। दिवाकर के करीब खड़ी शोमा ने अपने पल्लू से सिंदूर की डिबिया निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दी थी। दिवाकर ने चुटकी भर सिंदूर शोमा की मांग में सजा दिया था। उसके स्पर्श मात्र से शोमा कांपने लगी थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें लाज से और भी ज़्यादा झुक गई थीं। दिवाकर ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। शोमा के नर्म होंठ शर्म से तिरछे हो चले थे। शोमा की गर्म सांसों ने छुआ था उसे। आलिंगन में भरते ही शोमा कुछ और सिमट गई थी। तुम्हारे बिन मैं बहुत तड़पी हूँ दिवाकर। शोमा की आवाज़ में लर्जिश थी। मैं बहुत भटका हूँ तुम्हारे बिना। दिवाकर उन्माद से कांपने लगा था। उस रात दोनों के मन में जमीन महीनों की शिकायतें बह गई थीं। सिर से पैर तलक उनकी रगों में सिर्फ प्यार ही प्यार बह रहा था। सुहागन हुई जा रही शोमा ने अपने बदन पर सिंदूर उड़ेल लिया था। दिवाकर लिपट रहा था उससे बारंबार। न खत्म होने वाले इस सिलसिले के बीच चर्च में 12 मरतबा घंटे बजे थे, किंतु उस रात दिवाकर प्रेम में नख से शिक तक नहाया था। शोमा की प्यास से वो अपनी प्यास तर कर रहा था। सुबह के अंतिम पहर में दिवाकर ने शोमा को अपने से अलग किया था। शोमा उसके पहलू से लगी गहरी नींद में समाई थी। तृप्ति का सुख उसके अस्तित्व में विराजित था। अगली सुबह दरवाजे पीटने की आवाज़ों से दिवाकर की नींद खुली थी। दरवाजे पर जाकर उसे पुकार रहा था। उसने करवट बदल कर देखा तो शोमा वहाँ नहीं थी। वो शायद नहाने गई थी। बिस्तर से फर्श तक सिंदूर फैला पड़ा था, यहाँ तक कि दिवाकर का बदन भी सिंदूर से लाल था। उसने मुस्कुरा कर अंगड़ाई ली थी। दरवाजे पर जाकर अब भी उसे आवाज़ दे रहा था। दिवाकर ने हड़बड़ा कर यूं ही दरवाज़ा खोल दिया। सुन, परमिंदर ट्रेन के नीचे आ गया। क्यों भला? आंखें पलते हुए दिवाकर चौंका था। ट्रेन आ रही थी तभी वो ट्रैक पर गिरकर अकड़ गया। ट्रेन रफ्तार में थी और खेल खत्म। ओह, उसके घर चलना होगा फिर तो। उसके घर क्या करेंगे? पुलिस बैठी हथियार बिन रही है वहाँ। यार, परमिंदर मूड से मरा है, मिर्गी से या पुलिस के डर से? अब ये तो बाद में पता चलेगा, पहले ये बता कि तू क्यों ये रंगा सियार बना हुआ है? जाकिर ने पहले उसे फिर फर्श और बिस्तर को घूरते हुए पूछा था। अरे अम्मी ने बताया नहीं कि शोमा आ गई है और ये सब उसी ने, दिवाकर ने शर्माते हुए कहा था। शोमा? कौन शोमा? तेरी भाभी, और कौन शोमा? अम्मी ने ही तो उसे सजा संवार कर मेरे पास भेजा था। मुझे लगा अम्मी तुझे बता देगी। तू पागल हो गया है क्या? अम्मी तो परसों ही गांव चली गई थी। शोमा? शोमा? ओ शोमा? दिवाकर आवाज़ें लगाता हुआ घर के कोने कोने में घूमता रहा था, मगर उसकी पुकार का किसी ने जवाब नहीं दिया था। लगता है बाजार हाट करने चली गई होगी, दिवाकर ने खुद को ही समझाया था। अचानक उसका फ़ोन घनघनाया था। शोमा के भैया ने घबराते हुए बताया था कि बीती रात शोमा और उसके साथ पढ़ने वाले पूर्व प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। दिवाकर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर कल रात को शोमा मर चुकी थी तो ये जिसके साथ रात बिताई वो कौन थी? वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा था। जाकिर की मम्मी को लगता है दिवाकर पर मानसरोवर पुल वाले भूत का साया चढ़ बैठा है
और जाकिर को लगता है शोमा ही भूतनी बनकर उस पर सवार हो गई है। कभी कभी नौकरी से लौटते समय वो चर्च के बाहर घंटों तक खड़ा रहता है, तो कभी कैथा के पेड़ के नीचे से बीन कर ढेर सारे कैथा इकट्ठा कर लेता है। एक रोज़ वो क्वार्टर नंबर L13A के सामने जाकर मूर्छित हो गया था। अब दिवाकर अपनी ही धुन में मस्त रहता है। रोज़ रात को उसके कमरे से किसी स्त्री के खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं और हर सुबह उसका बदन सिंदूर से नहाया मिलता है। अभी आप सुन रहे थे अलौकिक घटनाओं पर आधारित रजनी मोरवाल जी की लिखी हुई कहानी रात, शोमा और सिंदूर। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।